में उनका इंटरेस्ट रेट भी हाई हो जाएगा। दीज बोथ हैव द इफेक्ट ऑफ रिड्यूसिंग द लेवल ऑफ डिस्पोजेबल इनकम। लोगों का जो लेवल ऑफ डिस्पोजेबल इनकम है वो कम हो जाएगा। देखिए ना, पहले आप 5% पे लोन लेके काम कर रहे थे, फर्ज कर लें 5% पे लोन था और 8% आपका रिटर्न आ रहा था। 8% रिटर्न पे 5% आप इंटरेस्ट पे कर रहे थे, 3% आपका प्रॉफिट था। अब स्टेट बैंक ने इंटरेस्ट रेट कर दिया 7% और आप 8% प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, तो 7% तो स्टेट बैंक ने को दे दिया इंटरेस्ट रेट में, तो 1% का प्रॉफिट आएगा, तो डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाती है। These both have the effect reducing the level of disposable income that individual have, hence reducing consumption. जब इनकम कम होगी कंजम्पशन भी कम होगी। It also reduces the level of investment that occurs in economy as a higher interest rate disincentives firms to invest in the long term projects. इतने हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर आप इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे? This result in a decrease in aggregate demand which as the diagram shows, यानी कि आपका ऑटोमेटिकली एडी वापस आ जाएगा। जब एडी वापस आएगा तो पी लेवल भी आपका P1 से P2 पे आ जाएगा। जी बताएं, अब समझ आया आपको? सर कॉन्ट्रैक्शन भी समझ आई आपको? आवाज आ रही है आपको मेरी? माय डियर स्टूडेंट्स, आपको आवाज भी आ रही कि आवाज नहीं आ रही? नहीं तो पहले आवाज नहीं आ रही थी आपको? नहीं, आप मुझे बताएं, ये जो मैंने कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी पढ़ाई आपको ये क्लियर हो गई? कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी मैंने बताई है कैसे एडी कम हो गई, सारा जो मैंने 10-12 मिनट में बोला ये आपको सुनाई दिया है? समझ आया पॉइंट ये वाला? तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपकी मार्केट में, इकोनॉमी में इन्फ्लेशन बहुत हाई है, तो हाई इन्फ्लेशन को रोकने के लिए आप अपना इंटरेस्ट रेट हाई करेंगे। जब आप अपना इंटरेस्ट रेट हाई करेंगे तो लोग बोरिंग कम करेंगे, इन्वेस्टमेंट कम करेंगे, कंजम्पशन कम करेंगे, तो एडी ऑटोमेटिकली कंट्रोल होगा। ओके, तो एडी कम होगा तो प्राइस लेवल कंट्रोल होगा, प्राइस लेवल कंट्रोल होगा तो इन्फ्लेशन भी कंट्रोल होगा। दूसरी तरफ अगर पहले ही इकोनॉमिक एक्टिविटी बड़ी स्लो है, अगर पहले ही इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत स्लो है, तो फिर क्या किया जाए? फिर उसको एक्सपेंड किया जाए। एक्सपेंशनरी पॉलिसी का मतलब है कि आपके मुल्क में पहले ही इन्फ्लेशन, प्राइस लेवल बहुत लो है, एक्टिविटी बहुत लो है, लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, लोग स्पेंडिंग नहीं करते, लोग कंजम्पशन नहीं कर रहे, बिजनेस पहले ही बहुत स्लो डाउन है, तो आप इसको एक्सपेंड करें, पॉलिसी को एक्सपेंड करें। तो एक्सपेंशन के लिए क्या करना पड़ेगा? द सेंट्रल बैंक इज कंसर्न दैट द लेवल ऑफ आउटपुट इज वेरी लो, and therefore decides to try to increase the level of aggregate demand in the economy. It does so through buying government bonds in a round of open market operations. स्टेट बैंक को चाहिए वो बॉन्ड्स परचेज करे कमर्शियल बैंकों से। जब बॉन्ड परचेज किए जाएंगे तो कमर्शियल बैंक के पास फंड ज्यादा होंगे, कमर्शियल बैंक अपना इंटरेस्ट रेट थोड़ा कम करेंगे, लोग बोरिंग करेंगे, बोरिंग करके स्पेंडिंग करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, सी भी इंक्रीज होगा और आई भी। सी और आई जब इंक्रीज होते हैं तो एग्रीगेट डिमांड भी शूट करता है।
The purchasing government bonds from commercial bank, the central bank transfer money to the banks, increasing the cash reserves that they hold. The commercial bank with their bolstered reserves will look to then loan out them these additional reserves, क्योंकि उनके पास अगर पहले ही आपके पास रिजर्व बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो वो कहेंगे इसको लोन इशू किए जाएं, एंड टू द लेवल ऑफ द रिजर्व रेट. Doing so increase the reserve levels of the second generation bank which do the same. अब commercial bank क्या करेंगे, वो भी आगे लोन इशू करेंगे. Consequently, the initial increase in the cash reserves to the first bank transaction translate to the multiple effect across the wider economy. एक बैंक अपना इंटरेस्ट रेट कम करके अगले को लोन इशू करेगा, वो लोग इंटरेस्ट रेट कम करके आगे लोन इशू करेंगे, पूरे कंट्री के अंदर लोन इशू होंगे, इन्वेस्टमेंट्स होंगी और एडी ऑटोमेटिकली बूस्ट करेगा. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी. मॉनेटरी पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? मॉनेटरी पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स, नंबर 1 पॉलिसी स्टेबिलिटी, प्राइस स्टेबिलिटी. सेंट्रल बैंक असल में गवर्नमेंट का बैंक होता है, याद रखें, और गवर्नमेंट के बिहाफ पे काम करता है. गवर्नमेंट इसको टारगेट्स असाइन करती है कि आपने क्या क्या करना है. उसमें एक तो यह है प्राइस स्टेबिलिटी, प्राइसेस स्टेबल करना. जब एडी कंट्रोल किया जाएगा, आपको आइडिया है, जब एडी कंट्रोल किया जाएगा तो ऑटोमेटिकली प्राइसेस स्टेबल हो जाएंगी, क्योंकि प्राइस जो है वो ऊपर डायग्राम में देखा है ना अपने, कि जब एडी चेंज हो रहा है, एडी चेंज हो रहा है तो साथ साथ प्राइस भी चेंज हो रही है. तो प्राइस को स्टेबल करने के लिए स्टेट बैंक के पास पॉलिसी है, दिस इज कॉल्ड मॉनेटरी पॉलिसी. इकोनॉमिक ग्रोथ, जब स्टेट बैंक अपना इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा कम करता है, लोग बोरिंग ज्यादा करते हैं, इन्वेस्टमेंट्स ज्यादा होती हैं, तो जब इन्वेस्टमेंट्स ज्यादा हो जाती हैं तो जॉब्स क्रिएट होती हैं तो प्रोडक्शन होती है, प्रोडक्शन से स्पेंडिंग होती है, इनकम जनरेट होती है, इकोनॉमी ओवरऑल एक ग्रोइंग पेस पे आ जाती है. थर्ड है एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी. गवर्नमेंट का ये काम भी होता है कि एक्सचेंज रेट को स्टेबलाइज किया जाए, एक्सचेंज रेट को स्टेबलाइज किया जाए. एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि आप ना तो डॉलर बढ़ने दें बहुत ज्यादा और ना ही डॉलर को बहुत नीचे आने दें. ये जो एक्सचेंज रेट का इम्पैक्ट आता है, ये आपके लोन पे भी आता है, आपकी ट्रेड के ऊपर भी आता है. तो वो कैसे आएगा, वो चैप्टर 14 में जाकर हम पढ़ेंगे एक्सचेंज रेट या रेट ऑफ एक्सचेंज को. उसमें आपको बताएंगे कि एक्सचेंज रेट गवर्नमेंट कंट्रोल कैसे करती है स्टेट बैंक के थ्रू, और उसके कंट्रोल करने से इम्पैक्ट क्या आता है, इसका इकोनॉमी पे इफेक्ट क्या आता है. नेक्स्ट है फुल एम्प्लॉयमेंट. मैंने आपको शुरू में एक डायग्राम समझाई थी जो यहाँ भी शो हो रही है आपको, ये देखें, ये LRAS की जो वर्टिकल लाइन है ये फुल एम्प्लॉयमेंट है. ये फुल एम्प्लॉयमेंट है, ये जो LRAS है, और आप इस वक्त Y1 और Y2 पे हैं. तो अगर गवर्नमेंट चाहती है कि फुल एम्प्लॉयमेंट पे हम मूव करें तो उसके लिए एडी को शूट करना पड़ेगा. इसके लिए एडी को इंक्रीज करना पड़ेगा. अब एडी को जब इंक्रीज किया जाएगा तो ऑटोमेटिकली एग्रीगेट सप्लाई की तरफ मूव किया जाए, उससे फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव होती है. तो स्टेट बैंक का ये टारगेट होता है फुल एम्प्लॉयमेंट को अचीव किया जाए. क्रेडिट कंट्रोल, क्रेडिट कंट्रोल, स्टेट बैंक का ये काम भी होता है कि मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जाए, क्रेडिट को कंट्रोल किया जाए, क्योंकि
ज्यादा वल्नरेबल कंडीशन हो जाती है गवर्नमेंट की अगर बहुत ज्यादा लोन इशू कर दिए जाएं। खतरनाक सूरत हाल हो जाती है जब लोन बहुत ज्यादा इशू कर दिए जाएं। तो स्टेट बैंक का ये काम होता है कि अपने जो इंटरेस्ट रेट्स हैं इनके थ्रू मनी सप्लाई या क्रेडिट को भी कंट्रोल में रखा जाए। ठीक है जी। जी ऑब्जेक्टिव तक बताएं। मैं साथ साथ पूछ लेता हूँ आप लोगों से। ऑब्जेक्टिव तक समझ आ गए जी। चले जी। अच्छा अब एक प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम है जी। मॉनेटरी पॉलिसी जब गवर्नमेंट स्टेट बैंक के थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी की ऑब्जेक्टिव अचीव करना शुरू करती है तो कुछ इकोनॉमी के ऑब्जेक्टिव्स कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं। मतलब एक ऑब्जेक्टिव अचीव किया जाए तो कोई और ऑब्जेक्टिव कॉम्प्रोमाइज हो रहा होता है। एक ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए जब एक पॉलिसी एक्शन लिया जाए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, इसको जरा तवज्जो से सुनना आप लोगों ने। एक पॉलिसी, आप लोगों को आवाज क्लियर नहीं आ रही स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स आप लोगों को मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही? मंसूर भाई फिर आप अपने एंड पे चेक कर लें। बाकी स्टूडेंट कह रहे हैं कि क्लियर है। ओके। तो स्टेट बैंक जब एक पॉलिसी, अच्छा अब बताएं, अब कुछ फर्क पड़ा है? या सेम है? हेलो, अब बेहतर है या? अच्छा अब बेहतर है? ऐसे बेहतर है? अच्छा जी। तो एक ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए कुछ ऑब्जेक्टिव्स कॉम्प्रोमाइज करना पड़ते हैं। आप कह सकते हैं अचीवमेंट ऑफ वन ऑब्जेक्टिव इज ऑन द कॉस्ट ऑफ अदर ऑब्जेक्टिव्स। एक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए दूसरा ऑब्जेक्टिव कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। मसलन, और इसे इकोनॉमिक्स में कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स। इन्हें कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स। तो कहता है कि कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। नंबर वन, प्राइस स्टेबिलिटी वर्सेस फुल एम्प्लॉयमेंट। प्राइस स्टेबिलिटी वर्सेस फुल एम्प्लॉयमेंट। वो कहता है कि अगर आप फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव करने की कोशिश करते हैं तो फिर ध्यान में रख लें कि प्राइस स्टेबल नहीं रहेगी, फिर इन्फ्लेशन होगा, फिर प्राइस शूट करेगी। मतलब ये डायग्राम देखे थे सब। इस डायग्राम में हम Y1 पे थे, AD1 पे। हमने फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव करने के लिए क्या किया? AD को AD2 पे ले गए, Y2 पे आ गए। इसको जो जो आगे लेते जाएंगे आप देखिएगा AD एक बार तो ऐसा आएगा कि फुल एम्प्लॉयमेंट पे आ जाएगा, LRAS पे आ जाएगा। लेकिन क्या उस वक्त तक प्राइस लो होगी कि हाई होगी? बताइए। उस वक्त तक प्राइस हाई हो चुकी होगी।
जी नहीं, दोबारा सुने कमर। जब आप एडी के ऊपर जाएंगे, एडी के ऊपर चेक करते जाओगे, तो नो डाउट ग्रोथ हो रही होगी, नो डाउट फुल एम्प्लॉयमेंट की तरफ आप जा रहे होंगे। लेकिन आप ये भी तो देखें, जितना एडी हाई होता जाएगा, प्राइस लेवल हाई नहीं होता जाएगा। आपको पता नहीं, हमने पढ़ा था, याद होगा हमने पढ़ा था कि जितना प्राइस एडी हाई होगा, डिमांड पुल इन्फ्लेशन होगा। बोलिए। ओके। तो एक कॉन्फ्लिक्ट तो ये हो गया कि अगर प्राइस फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव करने की कोशिश करेंगे तो प्राइस स्टेबल नहीं रहेगी। दूसरा है इकोनॉमिक ग्रोथ वर्सेस एक्सचेंज रेट। अगर आप चाहते हैं कि इकोनॉमी ग्रो करे, तो फिर एक्सचेंज रेट स्टेबल नहीं रहता। ये हम आगे जाके पढ़ेंगे चैप्टर 14 में। इकोनॉमिक ग्रोथ वर्सेस क्रेडिट कंट्रोल। एक तरफ स्टेट बैंक चाहता है कि क्रेडिट कंट्रोल में रहे, एक तरफ स्टेट बैंक चाहता है कि क्रेडिट कंट्रोल में रहे, और एक तरफ गवर्नमेंट चाहता है कि ग्रोथ भी हो, इन्वेस्टमेंट भी हो। और भाई जब आप ग्रोथ चाहते हो, तो फिर क्रेडिट कंट्रोल करने से गड़बड़ होगी, क्योंकि अगर आप क्रेडिट कंट्रोल करते हैं तो लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे, तो इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, ग्रोथ नहीं होगी। तो ग्रोथ और क्रेडिट कंट्रोल इकट्ठे नहीं हो सकते। लिमिटेशन क्या है जी मॉनेटरी पॉलिसी? सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आता है मॉनेटरी पॉलिसी के लिए, वो आता है एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन मॉनेटरी सेक्टर्स। जब बार्टर सिस्टम आप अडाप्ट करते हैं, बार्टर सिस्टम में तो मनी इन्वॉल्व ही नहीं होती। जब मनी इन्वॉल्व नहीं होगी, तो बैंक्स इन्वॉल्व नहीं होंगे, और अगर बैंक्स इन्वॉल्व नहीं होंगे, तो स्टेट बैंक की पॉलिसी एग्जीक्यूट नहीं होगी, इम्प्लीमेंट नहीं होगी। क्योंकि स्टेट बैंक की पॉलिसी तो सिर्फ उसी वक्त इम्प्लीमेंट हो सकती है अगर लोग बैंक्स के थ्रू काम कर रहे हो। तो बैंक्स के थ्रू तो लोग तभी सिर्फ काम करते हैं अगर लोग पैसे के थ्रू काम कर रहे हैं। तो जब लोग कारी बार्टर सिस्टम रहे, डायरेक्ट ट्रेड कर रहे हैं, तो उसमें ना पैसा इन्वॉल्व होना है, ना उसमें बैंक इन्वॉल्व होना है, और ना ही उसमें स्टेट बैंक की पॉलिसी इन्वॉल्व हो। एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो लोन इशू करती हैं, लेकिन वो बैंक्स के थ्रू डील नहीं करते हैं, सेंट्रल बैंक के अंडर नहीं आती। मसलन HBFC, हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन, NIT, नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इंश्योरेंस कंपनी, स्टॉक एक्सचेंज। तो ये बहुत से लोग ऐसे हैं जो सेंट्रल बैंक के पॉलिसीज के अंडर नहीं आते। तो जब ये इदारे सेंट्रल बैंक के अंडर नहीं आएंगे, तो मॉनेटरी पॉलिसी इन पे इम्प्लीमेंट नहीं होगी। तो जब मॉनेटरी पॉलिसी इन पे इम्प्लीमेंट नहीं होगी, तो कंट्री के अंदर स्टेट बैंक का कंट्रोल कम हो जाएगा। हाई लिक्विडिटी इन फाइनेंशियल मार्केट्स। अगर लोगों को ये लगे कि बॉन्ड्स मार्केट बड़ी अच्छी जा रही है, स्टॉक एक्सचेंज बहुत अच्छा रिटर्न दे रहा है, इंश्योरेंस कंपनीज बहुत अच्छा रिटर्न दे रही हैं, रियल स्टेट बहुत अच्छा रिटर्न दे रहा है, कमोडिटी मार्केट बहुत अच्छा रिटर्न दे रही है, राइट? तो उससे क्या होता है फिर? उससे ये होता है, हेलो, अच्छा सॉरी, इससे क्या होता है कि जब
उन्हें अंदाजा होता है कि दाएं बाएं की इंस्टीट्यूशन से अच्छे रिटर्न मिल रहे हैं, तो वो कमर्शियल बैंक्स में फिर अपना पैसा नहीं रखते। जब आप कमर्शियल बैंक्स में पैसा नहीं रखते तो फिर स्टेट बैंक की पॉलिसी भी आपके ऊपर अप्लाई नहीं होगी, क्योंकि स्टेट बैंक की पॉलिसी सिर्फ उसी वक्त तक अप्लाई होती है जब तक आप कमर्शियल बैंक्स के थ्रू डील करते हैं। जब आप कमर्शियल बैंक के थ्रू डील नहीं करेंगे, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में चले जाएंगे, इंश्योरेंस कंपनीज में, हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन में, इस तरह के इदारों में चले जाएंगे, तो फिर बैंक सेंट्रल बैंक की पॉलिसी आप पर अप्लाई नहीं होती। टाइम लैग्स, टाइम लैग याद रख लें सब स्टूडेंट्स। टाइम लैग का मतलब होता है टाइम गैप। आज जो आप पॉलिसी बनाते हैं उसका रिजल्ट आज ही नहीं आएगा, बल्कि आज आप कोई पॉलिसी बनाते हैं, उसको अनाउंस करते हैं, उसको एग्जीक्यूट करते हैं, लोग अपना स्टेट ऑफ माइंड चेंज करते हैं, अकॉर्डिंगली प्लान करते हैं, फिर कहीं जाकर आपकी जो पॉलिसी है उसके फ्रूट्स या उसके रिजल्ट्स या उसके आउटकम आना शुरू होते हैं। तो पॉलिसी एक्शन और उसके रिजल्ट आने में जो टाइम लगता है उसको कहते हैं टाइम लैग्स। ओके जी। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी, ये सबसे बड़ी लिमिटेशन है जी, सबसे बड़ी लिमिटेशन। जब गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक या स्टेट बैंक ये एक पेज पे ना हो, ये एक पेज पे